Hi everyone, this is Kumar Sanju sir, and once again I warmly welcome you all in today's my session. This is going to be the fifth lecture of History of English Literature, and in this session we are going to discuss about the Augustan Age and Age of Sense and Sensibility. Along with, we are also going to discuss about the transition period. And after this session you are going to get the most important questions of the 18th century, which are very beneficial for our upcoming exam point of view, because these are the questions which has been asked in the different exam. Then especially if we talk about such type of questions have been asked in UGC NET exam. So without wasting a time, we're gonna start about our topic which you can see on your screen. तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम लोगों का जो आज का टॉपिक है वो है अगस्टन एज। अगस्टन एज के बाद में हम लोग पढ़ेंगे एज ऑफ सेंस एंड सेंसिबिलिटी, और उसी के मिड में हम लोग देखने वाले हैं आज ट्रांजिशन पीरियड। तो पहले ये तीन टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद में हम लोग जो भी हम लोग आज पढ़ेंगे सीखेंगे, एट द एंड हम लोग उस पर एक वन लाइनर रिवीजन टाइप का क्वेश्चनर होगा, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो इस सेशन को शुरू करने से पहले आप पहले कुछ चीज़ें जान लीजिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं स्पेशली 18th सेंचुरी की। कौन सी सेंचुरी की? 18th सेंचुरी की। इससे पहले हम लोगों ने रेस्टोरेशन पीरियड कवर किया था 17th सेंचुरी तक, ठीक है, जहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि चार्ल्स सेकेंड आता है, फिर जेम्स सेकेंड आता है, और जेम्स सेकेंड भाग भी जाता है। उसके बाद उसकी बहन और प्लस उसका हस्बैंड विलियम द ऑरेंज रूल करता है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड की गद्दी पर। अब 17th सेंचुरी के बाद हमारा नया पीरियड स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है अगस्टन एज। तो ये 18th सेंचुरी में आता है, और यहाँ से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इस 18th सेंचुरी में क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, क्या क्या हिस्टोरिकल इवेंट्स रही हैं, क्या क्या लिटरेरी चेंजेस हुए हैं, उसके बारे में हम पहले कवर कर लेंगे, फिर हम लोग एज वाइज उसको देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखने वाले हैं कि 18th सेंचुरी में क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलने वाली हैं हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से। एक एक करके उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम और आप सभी लोग जानते हैं, मैथ्यू आर्नोल्ड जी ने एक बार लाइन बोली थी कि 18th सेंचुरी इज़ आर एडमायरेबल एंड इंडिस्पेंसिबल सेंचुरी। 18th सेंचुरी को बहुत ज़्यादा एडमायर भी किया जाता है और ये इंडिस्पेंसिबल है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों? तो इसको देखते हैं एक एक करके। देखिए, हम इसको देखते हैं कि 18th सेंचुरी में 1702 में आप देखेंगे कि रेस्टोरेशन एरा के बाद में 1702 ईस्वी में क्वीन एन जो होती हैं, क्वीन एन स्कॉटलैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड की गद्दी पर बैठ जाती हैं। अब ये हैं, ठीक है, और ये स्टुअर्ट डायनेस्टी की लास्ट बारिश होती हैं ये हमें याद रखना है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, 1702 से लेकर के 1714 तक अप्रॉक्सीमेटली ये रहती हैं गद्दी पर। इसके बाद स्टुअर्ट फैमिली का काम तमाम हो जाता है। फिर द हैनओवर्स का रूल आता है, हैन ऑफ जॉर्ज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इनका आता है, ठीक है। तो ये हम देखेंगे, और यहीं पर आप देखेंगे कि 1700, समझना मेरी बात, 1714 में और 1745 ईस्वी में, एक एक चीज़ समझना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये हमारे एग्ज़ाम के लिए। 1714 और 1745 में जैकोबाइट रेवेलियन होता है। जैकोबाइट रेवेलियन क्या होता है? इसमें जेम्स, एडवर्ड, स्टुअर्ट, ये जो है विद्रोह करता है, ये चाहता है कि ये गद्दी पर बैठे, ठीक है ना। तो 1714 में, 1745 में दो आपके जैकोबाइट रेवेलियन होते हैं, हमें याद रखना है। ये 18th सेंचुरी में ही आते हैं, सारी चीज़ें आपको समझनी है। प्रश्न अगर ये आ जाए कि इनमें से ऐसी कौन सी इंसिडेंट है जो 18th सेंचुरी में नहीं होती है, तो आपको ध्यान रखना है, जितने इंसिडेंट लिख रहा हूँ उनको अच्छी तरह से समझना है। एज वाइज आ सकता है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। उसके बाद में हम लोग देखेंगे हिस्टोरिकल इवेंट की भी बात कर रहा हूँ मैं, जो हुई है। फिर हमें और आपको पता है कि 1776 में अमेरिकन रेवोल्यूशन होता है। अब ये वो टाइम होता है ना कि अमेरिकन कॉलोनी जो होती है इंग्लैंड से वो हटने लगती है, इंग्लैंड ग्रोथ करने लगता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी इसी टाइम होती है, ठीक है। उसके बाद में आप देखते हैं इसमें
फ्रेंच रेवोल्यूशन भी इसी एज में होती है। 18वीं सेंचुरी में होती है कि नहीं होती है? कब होती है? 1789 में। इस फ्रेंच रेवोल्यूशन का पूरा असर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? रोमांटिक एज पर, ठीक है ना? हाँ, और ये है 18वीं सेंचुरी जहाँ पर आपने हिस्टोरिकल चीज़ें देखी, ठीक है ना? अब इसमें आप लिटरेरी ट्रेंड में क्या देखने वाले हैं उसको जानते हैं हम लोग हैं। तो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये पूछा जाए कि भाई जैकोबाइट रेवेलियन कब हुआ था, तो 1714 1745 हुआ था, या अमेरिकन रेवोल्यूशन भी हुई थी और फ्रेंच रेवोल्यूशन भी हुई थी, ठीक है? अब हम इसमें देखने वाले हैं कि लिटरेचर ट्रेंड क्या रहता है, तो उसको हम लोग जानेंगे। फिर हम लोग एज वाइज देखेंगे, अगस्टन एज के बाद पहुंचेंगे हम लोग, थोड़ा सा जानना जरूरी है। तो हमको आपको सबको पता है कि देखो इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। पहले जो हमारा शुरू होगा वो है अगस्टन एज, ठीक है? अगस्टन एज कहते हैं, या फिर हम आपको फिर से रिवाइज करा रहे हैं, या फिर इसको हम एज ऑफ पोप भी कहेंगे। दूसरा हमारा आता है ये, इसको मिड में ही एज ऑफ सेंस एंड बिल्टी हो गया, या फिर इसको हम लोग एज ऑफ पोप भी कहेंगे, ठीक है ना? अब इसी के मिड में एक आपका और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन पीरियड। ट्रांजिशन पीरियड, ठीक है? ये आपका रहता है ना 1740 से 1800 तक रहता है। ये आपको बताइए 1745 से 1789, कहीं कहीं पर 85 भी। ये आपका मान लो कहीं कहीं पर 1702 मिल जाएगा, नहीं कहीं 1700 लिखा होता है, 1700 से लेकर के 1745, ठीक है ना? ये आपका रहा है कि इतने सारी जो है चीज़ें इसमें हमको देखने को मिलेंगी। अब इसमें हम और आप पहले डिस्कस कर चुके थे कि भाई 18 जो सेंचुरी आपकी है, या फिर जो एरा है, इसमें ये लोग किन किन चीज़ों पर जोर दे रहे थे? फटाफट जल्दी बताइए, फटाफट रिवाज हो जाए। क्या क्या चीज़ें थी जिस पर ये लोग जोर दे रहे थे? क्योंकि जब आप ये नहीं समझेंगे ना तो फिर आप ट्रांजिशन पीरियड नहीं समझ पाएंगे कि ट्रांजिशन कहाँ से शुरू हो गया। तो किस पर जोर दे रहे थे? फटाफट रिवाइज कर दे रहे हैं। देखो आपको समझना है, ऑर्डर पर, एक्ट पर, ठीक है, प्रिंसिपल्स पर, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर पर, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट फिलॉसफी थी, बहुत ज़्यादा झाड़ते थे। अरे अलेक्जेंडर पोप को पढ़ेंगे, पूरा पूरा फिलॉसफी ही है। नेचर पे बात करते थे। कौन से नेचर? ह्यूमन काइंड नेचर की बात करते थे लोग, ठीक है ना। तो कहने का मतलब, और अधेरेंस टू द सेट रूल्स ऑफ क्लासिकल राइटर्स, तो ये जब चीज़ें चल रही थी इस टाइम पर, ठीक है। लेकिन जैसे आप पढ़ेंगे, जैसे एज ऑफ सेंस एंड सेंसिबिलिटी आएगा, वहाँ से पीरियड हो जाएगा, वहाँ से परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। और इसमें जो सबसे खास चीज़ क्या थी, जो आप आगे देखेंगे यहाँ पर, इसमें ये लोग जो हैं एम्पिरिसिज्म, एम्पिरिसिज्म का मतलब होता है नॉलेज, ठीक, उस पर ध्यान दे रहे थे। इंडिविजुअलिज्म, ठीक है, किसी पार्टिकुलर पर्सन से ही मतलब रखते थे। बाकी हाँ बताइए और क्या था इसमें? इंडिविजुअलिज्म के बाद में डिक्शन कैसा था? आर्टिफिशियल था। बात समझ में? हाँ, आर्टिफिशियल डिक्शन पे ध्यान दे रहे थे। ये मैं इसलिए रिवाइज करा दे रहा हूँ कि जब मैं आपको ट्रांजिशन पढ़ाऊँगा तो आप कैप्चर कर पाएंगे कि क्या बदलाव हुआ। ये चीज़ें अभी तक आप एज ऑफ सेंसिबिलिटी तक चलेंगी, ये फिर वहाँ से बदलाव हो जाएगा। और अभी आप देख रहे होंगे वहाँ पर और भी समझ लो, यहाँ पर हीरो कपलेट भी चल रहा था। हीरो कपलेट था कि नहीं था? हीरो कपलेट भी चल रहा था, ड्रामा भी ठीक ठाक चल रहा था, है कि नहीं है? और इनकी जो लिटरेचर थी वो बहुत डायरेक्टिव थी। डायरेक्टिव का मतलब इंस्ट्रक्टिव, निर्देश देने वाली, बहुत ज़्यादा ज्ञान ये लोग दे रहे थे।
तो अब आप एक चीज़ समझो पहले कि अगर इतना ज़्यादा मतलब प्रिंसिपल, रूल्स, निर्देश आदमी को लगातार तुम देते रहोगे तो आदमी उब नहीं जाएगा। तो आदमी बोलेगा कि यार क्या ही दिन भर जो है मार्क्स देते रहते हो, दे रहे हैं, तो आदमी 1-2 दिन के बाद आपको निगलेक्ट करना शुरू कर देगा। हाँ, कभी कभार हो जाए वो अलग चीज़ है, लेकिन डेली तुमको ज्ञान दिया जा रहा तो आदमी रिवोल्ट करेगा ही। वो चीज़ भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक, तो ये सब चीज़ें थी जो चल रही थी इस समय 18वीं सेंचुरी में, जिसके बारे में आपने देखा। और आपको एक चीज़ और याद होनी चाहिए, चलिए बता दीजिए फटाफट में, कि आपने देखा होगा कि यहाँ पर 2 पार्टीज़ थी, रेस्टोरेशन एरा से ही मर्ज हो गई थी। वो 2 पार्टी कौन कौन सी थी? एक था टोरी और एक थी बिग पार्टी। टोरी का मतलब ये किसके थे? चार्ल्स फर्स्ट के सपोर्टर थे, ठीक है। और ये जो थी उसकी अपोज में बनाई गई थी, है ना। ये 2 पार्टियां चल रही थी, इन दोनों का डोमिनेंस हो गया। फर्स्ट हाफ तक बिगा रहता है, बाद में फिर से टोरी आ जाते हैं, तो चेंजेस उसमें आते हैं, ठीक है ना। ये भी जानना ज़रूरी है। चलिए टॉपिक की तरफ, आप अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जितना मैं आपको बता रहा हूँ बस उतना ही आपको ध्यान देना है, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब हटाना है, ठीक है। जितना मैं आपको बोल दूँ कि इंपॉर्टेंट है बस उतना ही आपको ध्यान देना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये मैंने आपको क्लियर सब कुछ बता ही दिया है। अब देखते हैं पहला पीरियड हम पढ़ते हैं, अगस्टन एज, ठीक है। अगस्टन एज के बारे में कि अगस्टन नाम आता कहाँ से है। तो आपने जो है जूलियस सीजर का नाम सुना होगा, क्योंकि हम लोग जब शेक्सपियर को पढ़ते हैं जूलियस सीजर को जानती हैं। तो 43 BC में क्या होता है भाई, उसका मर्डर हो जाता है। मर्डर कौन करता है? आपने कहानी पढ़ी होगी तो पूरा होगा। ऑक्टेवियस सीजर उनकी मौत के बाद में गद्दी पर आ जाता है, ठीक है। और ये अगस्टन आप देख रहे हैं, ये मतलब अगस्टस सीजर कह सकते हैं, ऑक्टेवियस सीजर कह सकते हैं, उसी के नाम से पड़ा है। इस टाइम पर क्लासिकल एज चल रहा होता है, तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा लिटरेचर लिखी गई होती है, समझ रहे। और लिटरेचर कौन भाषा में लिखी गई होती है? लैटिन भाषा में। तो अब अगस्टस क्यों बोल दिया गया? क्योंकि अगस्टस सीजर के टाइम का जितना भी लिटरेचर था, जितने भी राइटर थे, उनको फिर से रिवाइव किया गया। उनके फॉर्म्स पर, उनकी थीम्स पर, उनके मॉडल पर इस टाइम के राइटर्स ने लिखना शुरू कर दिया था। इसलिए इसे हम अगस्टन एज के नाम से जानते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, देखिए द टर्म अगस्टन एज बेसिकली कहा जाता है सेल्फ कॉन्शियसनेस इमिटेशन, मतलब सेल्फ कॉन्शियस इमिटेशन। जानबूझ करके अगर आप इमिटेट कर रहे हैं किसको? द ओरिजिनल अगस्टन राइटर, जैसे कि वर्जिल या होरेक, इनको अगर आप कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि ये ओरिजिनली अगस्टन राइटर्स थे अगस्टस सीजर के टाइम के, और ये लैटिन में लिखा करते थे। तो हम अगर बात करें तो फिर वही बात आ जाती है, हमने आपको बताया था जब हम आप पढ़ा रहे थे आपको न्यू क्लासिकल एज की इमिटेशन ऑफ लैटिन राइटर्स का इमिटेशन किया था। लैटिन राइटर्स ने आपके होरेक और वर्जिल हैं, ठीक है। इनको अगर राइटर बोल सकते हो फिर लैटिन राइटर, क्योंकि इनके टाइम पर लैटिन बहुत ज़्यादा प्रिवेल्ड थी। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ में आई? तो यहाँ पर ध्यान देना, अगर प्रश्न ये बन जाए अगस्टन नाम क्यों पड़ा, क्योंकि उस टाइम पर अगस्टस सीजर रूल कर रहा था, और उसके टाइम पर जितने भी राइटर रहे हैं, ठीक है, वो अगस्टन राइटर्स के नाम से जाने जाते हैं। तो अब ये अगस्टन टर्म जो है ये किसको रेफर करता है? रोमन एम्परर अगस्टस सीजर को, जिसको हम लोग ऑक्टेवियस सीजर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। रोमन एम्परर था ये, याद रखना। अब ये किसके एसेसिनेशन के बाद में आता है? तो हमको आपको पता है जूलियस सीजर के 43 BC जो है, यहाँ पर 43 BC लिखिए, 43 BC में इनका एसेसिनेशन हो जाता है, उसके बाद में आते हैं, ठीक है। रिगार्डेड एज द फर्स्ट रोमन एम्परर, ये पहला रोमन एम्परर माना जाता है। कौन? अगस्टस सीजर। यहाँ तक बात समझ में आई कि नाम कहाँ से आया, क्यों इसको अगस्टस सीजर कह रहे हैं, जबकि आप तो गुरुजी एज अ पोप बता रहे हैं। तो अगस्टन कौन था? तो ऑक्टेवियस सीजर ही अगस्टस उसका नाम था। उसके सानिध्य में जितने भी राइटर्स रहे हैं, उन जमाने के टाइम के राइटर को उन्होंने फॉलो किया, उनके मॉडल थीम्स एंड जो है फॉर्म पर लिखा, इसलिए इनका नाम पड़ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ देख रहे होंगे अगस्टन एज जो था बेसिकली इस टाइम को गोल्डन पीरियड माना जाता था, क्लासिकल एज को। तो याद रखना क्लासिकल एज का गोल्डन पीरियड किसके शासनकाल को माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा अगस्टस, ठीक है जी। अब ब्रैकेट में आपके लिखा हुआ है यहाँ पर है लैटिन लिटरेचर, ठीक है। यानी कि अगस्टस टाइम में कौन सी लिटरेचर फेमस थी? ग्रीक, रोम, लैटिन। तो क्या आंसर लगाएंगे? लैटिन, याद रखना, ठीक। बाकी दूसरा यहाँ से देखते हैं, जो राइटर्स ऑफ द 18th सेंचुरी जो हैं उन्होंने क्या किया? इमिटेट किया अगस्टन राइटर्स के लिटरेरी फॉर्म्स को और थीम्स को, ठीक है, जो मैंने आपको बताया।
ठीक है, जैसे कि वर्जिल एंड होरेक। तो जैसे हम लोग पढ़ेंगे D.R. जॉनसन को, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को, तो आप पाएंगे उनके जो सटार लिखे जुवेनाइल वाले, तो वो होरेक को ही उन्होंने इमिटेट किया हुआ है। ठीक है, और डायरेक्टली इमिटेट ही करते हैं नहीं है, बल्कि उनकी चीज़ भी जो मटेरियल वो भी उठा लेते हैं। इसीलिए न्यू क्लासिकल एज में बोला जाता है कि लैक ऑफ ओरिजिनलिटी, इनका खुद का तो कुछ था ही, बनाया दिया, थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया, लैक ऑफ ओरिजिनल था वहाँ पर। सारी मैंने आपको पॉइंट बता दिए, थीम बता दी कि क्या क्या इसकी थीम। कभी कभी प्रश्न थीम से पूछ लेते हैं, विच इज़ नॉट अ थीम ऑफ 18th सेंचुरी, विच इज़ नॉट द थीम ऑफ अगस्टन एज, तो अगस्टन एज न्यू क्लासिकल में ही आएगा, है कि नहीं है। चलिए यहाँ देखते हैं, अब यहाँ पर देखते हैं जो 18th सेंचुरी जो राइटर्स रहे हैं उन्होंने क्या किया, रिप्लेस कर दिया रेनेसेंस एम्फेसिस जो दे रहे थे इमेजिनेशन पर, इन्वेंशन पर, एक्सपेरिमेंटेशन पर और मिस्टिसिज्म पर। कहने का मतलब ये रहा कि जैसे ही आपकी 18th सेंचुरी आती है, यानी कि न्यू क्लासिकल एज आता है, वहीं से मान लो तो जो रिनेसेंस या फिर एलिजाबेथन टाइम का जो रोमांटिसिज्म था, इमोशंस पर ध्यान दे रहे थे, इमेजिनेशन पर ध्यान दे रहे थे, मिस्टिसिज्म पर ध्यान दे रहे थे, वो सब पूरी तरीके से ने आकर के ख़त्म कर दिया था। क्योंकि अब ये किस पे ध्यान दे रहे थे, रेशनलिज्म, एनालिटिकल रीज़न पे, है कि नहीं, ऑर्डर, एक्यूरेसी, करेक्टनेस, इस पे ध्यान दे रहे थे, इंडिविजुअलिज्म पर ध्यान दे रहे थे। तो उस टाइम की चीज़ें सभी खत्म हो गई थी, ये मैंने आपको पहले बता दिया। अब एम्फेसिस किस पे था, ऑर्डर पर, रीज़न पर, रिस्ट्रेंट पर, कॉमन सेंस पर। ठीक है, तो इसीलिए एज ऑफ सेंस एंड सेंसिबिलिटी, खुद दिमाग लगाओ, है ना। अब इसमें जो है भाई 18th सेंचुरी के राइटर जो हैं, मेंटेन द मैन हिमसेल्फ वॉज द मोस्ट अप्रूव्ड सब्जेक्ट ऑफ द आर्ट, ये ध्यान देना। 18th सेंचुरी के जो राइटर्स हैं ना, उन्होंने कहा कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, दे आर द मेन सब्जेक्ट ऑफ आर्ट, उनको इंडिविजुअलिज्म। और इस टाइम का जो लिटरेचर था वो कैसा था, ऑब्जेक्टिव। कैसा था, ऑब्जेक्टिव था। अभी जैसे ट्रांजिशन आएगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बन जाएगा। अभी इमोशन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, भाई इंडिविजुअलिज्म पर है, वहाँ पर हो जाएगा द रोल ऑफ द पोएट। पोएट क्या सोचता है, मन में क्या चल रहा है, वो चीज़ है। ठीक है, उसके बाद में देखा आर्ट वाज समहाउ यूजफुली एंड प्रॉपरली इंटेलेक्चुअल अदर देन इमोशनल। तो वही चीज़ है, इन लोगों ने अगर कहाँ पर ध्यान दिया, इंटेलेक्चुअल पर। इमोशन ने कोई लेना देना नहीं था। इमोशंस आपकी आएंगी ट्रांजिशन पीरियड में, इमोशंस आएंगी आपकी रोमांटिक रिवाइवल में। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ से उसको छोड़ो, लिटरेचर जो है भाई अगस्टन एज का क्या था, तो उसमें हमको पता है अलेक्जेंडर पोप महोदय जी ने बहुत कुछ लिखा है, सैमुअल जॉनसन जी भी लिखा है। तो सैमुअल जॉनसन जी का तो अपना खुद ही रहता है, मान लो अलग एज ऑफ सेंस एंड सेंसिबिलिटी, हालांकि काउंट वो इसी में होंगे। तो ये रिप्रेजेंटेटिव पोएट रहे हैं अपने टाइम के। और ड्रैडन महोदय जी जो हैं उनको लिंक के रूप में प्रयोग किया जाता है रेस्टोरेशन और अगस्टन एज के बीच में। ये तो हम आपको सबको पता है कि रेस्टोरेशन पीरियड में हमारे ड्रैडन महोदय जी छाए रहते हैं, है कि नहीं। अच्छा, अलेक्जेंडर पोप क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा हीरोइक कपलेट लिखते हैं, बहुत ज़्यादा। और इनका जितना भी पिक्चर है वो सब डायरेक्टिव है, यानी कि इंस्ट्रक्टिव है, एम्पिरिसिज्म से पूरा का पूरा भरा हुआ है। एन एसे ऑन मैन, एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म, अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा इनका है वर्क, सब उसी भरे हुए हैं। तो कभी प्रश्न आ जाए कि इनका लिटरेचर कैसा है, तो डायरेक्टिव है, हीरोइक कपलेट में लिखे हैं। ठीक है, ये भी याद रखना। और बाकी मैथ्यू आर्नोल्ड जी ने, हम आपको पता ही है कि भाई 18th सेंचुरी को क्या बोला है, द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। और इन्होंने ही 18th सेंचुरी को बोला था आर एडमायरेबल इंडिस्पेंसिबल 18th सेंचुरी। ठीक है ना, अगर ये प्रश्न आ जाए कि भाई इंडिस्पेंसिबल सेंचुरी किस सेंचुरी को बोला गया है, तो आंसर हो जाएगा 18th सेंचुरी। अगर हमसे ये पूछ लिया जा रहा है कि किसने बोला है, तो हम आंसर लगा देंगे मैथ्यू आर्नोल्ड को। यहाँ तो बात समझ में आ गई होगी, आई होप। अब ये जो है 18th सेंचुरी को और अलग नाम से जानते, तो मैंने आपको बताया भाई एज ऑफ प्रोज एंड रीजन हो गया, एज ऑफ एनलाइटमेंट हो गया, एज ऑफ रिएक्शन बोला जाता है। बाकी न्यू क्लासिकल एज तो है ही है ना। तो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, तो इतना ज़्यादा वो नहीं है, बस इतना ध्यान रखना कि भाई इन्होंने इंटेलेक्चुअल कंसीट पे ज़्यादा ध्यान दिया है। अब डेडन हो, पोप हो, स्टीफ हो, एडिशन हो, ये राइटर्स हैं, इन लोगों ने ऑर्डर पर, क्लैरिटी, स्टाइलिश डेकोरम पर ज़्यादा ध्यान दिया है। ठीक है, और बाकी इनके जो वर्क रहे हैं उसके लिए किससे कंसर्ट रहे हैं, फैक्ट एंड रीज़न पर। ठीक है, इमोशन से कोई मतलब नहीं है, ये ज़रूर ध्यान देना। कि बार बार मैं इस पर प्रेशर इसलिए डाल रहा हूँ कि हो सकता है कि आपसे फीचर पूछने की विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ, तो आपको याद रखना है कि दे फोकस्ड ऑन फैक्ट एंड रीजन, दे फोकस्ड ऑन इमेजिनेशन,
ये ऑप्शन दे देंगे। दे फोकस्ड ऑन फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, दे फोकस ऑन कैरेक्टर्स एंड एक्यूरेसी, तो आपको पता होना चाहिए। कंसाइजनेस, प्रिसाइजनेस, सब कुछ इसमें था। छोटा लिखते थे, ज़्यादा बोलते थे। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो, इस टाइम पर क्या था तो ध्यान देना है। इसमें न्यू प्रोज फॉर्म आ गई थी। 18वीं सेंचुरी की सबसे खास बात क्या थी, दिमाग लगाओ, सबसे ज़्यादा इस टाइम पर आपके नॉवेल्स लिखे जाने लगे थे। क्या लिखे जाने लगे थे? नॉवेल्स। अभी मैं जब आपको पढ़ाऊंगा ट्रांजिशन एज वहाँ पर, तो मैं आपको 4 वेल्स ऑफ नॉवेल पढ़ाऊंगा, 4 वेल्स ऑफ नॉवेल्स। कौन कौन है जिन्होंने 4 वेल्स बोला? सबसे ज़्यादा नॉवेल आने लगा था। तो प्रश्न अगर ये बना दिया जाए कि किस सेंचुरी में सबसे ज़्यादा नॉवेल्स लिखे गए, तो आपका आंसर हो जाएगा 18वीं सेंचुरी में ही। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक, चलो, अरे कोई बात नहीं। तो मैं वहाँ पर बात कर रहा था कि भाई उस टाइम उसमें क्या क्या लिखा गया। देखो प्रोज में सबसे ज़्यादा जो है आपके पीरियडिकल्स आ गए थे, एसेज भी लिखे जा रहे थे, बायोग्राफीज भी लिखे जा रहे थे, मेमोयर भी आ गए थे। और 18वीं सेंचुरी में मैंने आपको लास्ट वाले सेशन में भी बताया था कि इसमें 2 प्रकार की कॉमेडी फ्लोरिश हुई थी। एक तो हुई थी सेंटिमेंटल कॉमेडी और दूसरी हुई थी एंटी सेंटिमेंटल। ठीक है, अब मैं आपको एक वर्क दे रहा हूँ, क्योंकि ये जब इब्राहिम को करेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे। आपको बस ये ध्यान देना है कि सेंटिमेंटल कॉमेडी और एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी क्या है, पहला। दूसरा, ये किसके अगेंस्ट में स्टार्ट की गई थी और उसकी फीचर्स आपको मुझे नेक्स्ट में बतानी है। क्लियर? और इसके एक एक एग्जाम्पल भी लिखने। और प्रश्न आ जाए किस सेंचुरी में शुरू हुई थी, तो 18वीं सेंचुरी ही आंसर रहेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो मैंने आपको बताया प्रोज भी लिखी जा रही थी, पैम्फलेट्स, मेमोयर, बायोग्राफी, ये सब कुछ उस टाइम पर था। अब वहाँ पर जो है इसी 18वीं सेंचुरी में आप देखेंगे लिरिक भी रिवाइज कर रही थी। लिरिक भी आ गई थी। ट्रांजिशनल ले जाएगा तो लिरिक शुरू हो जाएगी। वैसे देखा जाए तो बैलेड भी रिवाइव करेंगे, ठीक है ना, फोक लिटरेचर भी रिवाइव करेगी, मेडाइवल लेजेंड्स भी रिवाइव करेंगे। इसी सेंचुरी में सब यही होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा जब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे किसको, ट्रांजिशन एज पे। ठीक, चलिए चलो यहाँ देखते हैं। अब देखिए लिटरेरी ट्रेंड्स ऑफ द एज, पीरियडिकल एसेज थे, एक पूरा सारणी बना हुआ है। आपको पीरियडिकल बताए जाएंगे कि कौन कौन सा पीरियडिकल कब कब आया। वैसे हम और आप सबको पता ही है कि रिचर्ड स्टील महोदय ने चार्टर लिखा था 1709 से, ठीक है, 11 तक। उसके बाद में फिर आपका 10 पर टेडर आता है, स्टील और रिचर्ड दोनों मिल करके, एडिशन मिल करके, मतलब स्टील और जोसेफ एडिशन। फिर उसके बाद में इनका द गार्जियन आता है 13 में। फिर उसके बाद में आपके सैमुअल जॉनसन जी आते हैं, द रैम्बलर, द आइडलर, है कि नहीं, 50 से 52 तक। उसके बाद फिर 58 से 60 तक, ये सभी इसमें हम लोग देखेंगे। और लिटरेचर ऑफ सेंस एंड सेंसिबिलिटी और ग्रेवयार्ड पोइट्री। ग्रेवयार्ड पोइट्री में ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये आपका आ जाएगा ट्रांजिशन एज में, कि यहाँ पर अब कुछ ऐसे राइटर्स थे जो यार इस मतलब एकदम ऊब गए थे इस फिलॉसफी वाली लिटरेचर से। दिन भर 24 घंटे धीरे धीरे लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इमेजिनेशन है नहीं, इमोशंस की आप बात नहीं कर रहे हैं, कहीं रोमांस वगैरह कुछ है नहीं, तो आदमी उबने लगा। तो इन लोगों ने थोड़ा सा ट्रेंड बदला था। तो ग्रेवयार्ड पोइट्री आएगी तो थोड़ा मॉर्नफुल हो जाएगा, मेडिटेटिव हो जाएगा, प्राइवेट पोइट्री रिवाइव करेगी। हम लोग आगे देखेंगे इसमें कौन कौन से राइटर हैं और कौन कौन जो है इसके प्रिकर्सर माने जाएंगे। चलो, तो इस समय आप क्या देखेंगे, पीरियडिकल जैसे सबसे ज़्यादा हावी थे, ठीक है। और सेंस एंड सेंसिबिलिटी में सबसे ज़्यादा आपके बस जैसे आप देखें प्राइड एंड प्रेजुडिस, जॉन ऑस्टिन, ठीक है ना, सेंसिबिलिटी नॉवेल लिखा है, ये सब इसी में आएंगे। कितनी समझदारी वाली बात की है। जब आप प्राइड एंड प्रेजुडिस पढ़ेंगे, इम्मा पढ़ेंगे, वो सब इसी में नॉवेल आते हैं, एज ऑफ सेंस एंड सेंसिबिलिटी में। उसको पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कितनी बुद्धिमानी वाली बात इसमें हुई है। अब देखो इसमें पीरियडिकल में बेसिकली क्या है, ये पीरियडिकल ऐसा न्यू लिटरेरी फॉर्म था जो इस टाइम पर इमर्ज हुए थे। नॉन फिक्शनल प्रोज है जिसमें मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, जर्नल्स और रेगुलर्स इंटरवल में पब्लिश होते रहे हैं। अब आप देखेंगे कि कुछ वीकली आ रहे थे, कोई थ्राइस अ डे आ रहे थे, कुछ ट्वाइस अ डे आ रहे थे। मैगजीन वगैरह हफ्ते में कहीं 3 दिन, कोई 2 दिन, कोई डेली आ रहा था, वो हम देखेंगे अभी यहाँ पर।
ठीक है। चलो अब आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पर कुछ नाम आपके सामने लिखे हैं, देखो। द राइज ऑफ दिस फॉर्म बिगन विद द जॉन डंटन्स एथनियन गैजेट ऑन द 17 मार्च। मतलब ये जो है ये प्रिकर्सर है बेसिकली। जो आप इस टाइप के पीरियडिकल एसेस या मैगजीन वगैरह देख रहे हैं, तो ये जो आप नाम देख रहे हैं जॉन डंटन का एथनियन गैजेट, ये एक तरीके से इनका रोल मॉडल है। इसी को देख करके ये पीरियडिकल वगैरह बाद में आपके आते हैं। और ये एथनियन गैजेट कब आता है? 1691 में, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली आप समझे रहे हैं कि न्यू क्लासिकल एज चल ही रहा होता है, उसी टाइम का ही है। तो द टर्म पीरियडिकल एसे वाज फर्स्ट यूज बाय जॉर्ज कोलमैन द एल्डर। ये ध्यान रखें, पीरियडिकल एसे सबने यूज़ किया टर्म जॉर्ज कोलमैन द एल्डर, ठीक। एंड बॉनेल थॉर्नटन इन द मैगजीन द कॉनशर। ये दो बंदे हैं, जॉर्ज कोलमैन और दूसरा बॉनेल थॉर्नटन, ठीक है। इन दो लोगों ने, इनकी एक मैगजीन थी जिसका नाम था कॉनशर, उस वाले वर्क में ये दोनों नाम, मतलब ये जो पीरियडिकल एसे टर्म है वो दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए, ठीक। बाकी आप टाटलर देख रहे हैं, ये 1709 से 1711 में आता है। ये बेसिकली थ्राइस अ डे है। आगे टेबल बना हुआ है, थ्राइस अ डे है ये, ठीक है। स्पेक्टेटर ये है 1711 से फिर 12 में। ये जॉइंट एडवेंचर था, जॉइंट एडवेंचर था किसका? एडिसन और स्टील, ठीक है। और ये डेली वाला था, ये कैसा था? डेली, ठीक है। ये डेली आता है। बाकी द रैमलर है, जॉनसन महोदय का है, ठीक है। 50 से 52 कर लो, द रैमलर 52 में है। और उसके बाद में इनका था द आइडलर, वो 58 से 60 है, ठीक। और ये बाकी सब नाम दे रखे हैं, इनका अलग अलग कंट्रीब्यूशन रहता है। अब यहाँ ये द टाटर हो गया 9 से 11 में। डे आता था कब कब? ट्यूसडे को, थर्सडे को और सैटरडे को, ठीक। ESTT कर लूँ, ESTT ये ठीक हो जाएगा। दूसरा स्पेक्टेटर है भैया, एडिसन स्टील, दोनों का है, डेली पब्लिकेशन होता था। अब बाकी इसमें पूछा, ये जब आप स्टील को पढ़े होंगे तो आपको पता होगा टोटल इसमें कितने एडिशन है, कितने ऐसे, इसमें बताओ। 555, इसमें अप्रॉक्सीमेटली 200, मतलब इसमें कम आया था, इसमें ज़्यादा था कि वो अकेले लिखा था, ठीक। चल द गार्जियन जो है ये 13 में शुरू होता है और 13 में समाप्त हो जाता है। ये रिचर्ड स्टील का है, ठीक। लेकिन इसमें सहयोग जो है एडिशन का भी रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। रैमलर और आइडलर, ठीक, 50 से 52 और आइडलर 58 से 60। अब ये जो आपका रैमलर है ये ट्वाइस अ वीक है, ट्यूसडे एंड सैटरडे। और ये जो इनका आता है द आइडलर, ये डेली है। ये नेट में पूछा सकता है, ये ऑर्डर लगवा सकते हैं आपसे कि भाई एक क्रम में कीजिए, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। अब ये लिटरेचर जो इसमें आप उस टाइम की देखने वाले हैं कि लिटरेचर ऑफ सेंसिबिलिटी क्या था, तो वही सब चीज़ें इसमें भी आपको देखने को मिलेंगी। देखो यहाँ से देखते हैं, इट वॉज रिवोल्ट अगेंस्ट द फिलोसफी ऑफ होप्स एंड द अदर 17th सेंचुरी इम्पिरियल फिलोसफी। तो जो थॉमस होप्स नहीं थे, जिनका वर्क कौन सा था बताओ? उसने बताया लेवाइथन, पॉलिटिकल वर्क था, कुछ अगेंस्ट में बेसिकली था, इंपीरिकल वर्क ज़्यादा ज्ञान देते थे। दिस फिलोसफर व्यूज ह्यूमन बींग्स एज अ सेल्फिश एंड ग्रीडी। तो इन लोगों ने इसको क्या किया था? सेल्फिश और ग्रीडी समझा था। तो इसी अगेंस्ट में कुछ लिटरेचर इस टाइम का लिखा गया है। अब इसमें देखो, फीलिंग वर फार मोर रिलायबल गाइड्स टू मोरालिटी एंड ट्रूथ एंड अब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स एंड व्यूड ह्यूमन बींग्स एज एसेंशियल बेनिवोलेंट। कहने का मतलब ये रहा है, इन्होंने ऊपर मैन को सेल्फिश और ग्रीडी की तरीके से देखा, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, ह्यूमन बींग जो होते हैं वो बेसिकली इसेंशियली बेनिवोलेंट होते हैं। और फीलिंग्स वर फार मोर रिलायबल गाइड्स टू मोरालिटी एंड ट्रूथ, फीलिंग्स पर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो इसमें आपको राइटर देखने को मिलेंगे, मैं बता दे रहा हूँ। उसमें जूलियस नाम का एक वर्क है जिसको जेन जैक्स रूसो, रूसो जी का नाम सुने होंगे, जूलिया उनका वर्क है। बाकी हमारे प्राइड एंड प्रेजुडिस, इमा, ये सब उनके वर्क हैं। जैसे ये जूली हो गया, ये रूसो का वर्क है।
पमेला क्लैरिसा, ये सैमुअल रिचर्डसन का है। अच्छा, इसमें आपको एक टर्म पूछना बताना, न्यू क्लासिकल एज में मैंने आपको वहाँ बताया था, इसमें पैरोडी भी लिखी जाने लगी थी। पैरोडी भी था और मोकी पिक भी था कि नहीं था? द रेप ऑफ द लॉक नहीं था, है ना? तो मोकी पिक भी था और ये पैरोडी भी था, है ना? अब जो पैरोडी है, पेमेला पर एक पैरोडी लिखी गई, उस वर्क का नाम बताओ। तो जोसेफ एंड्रू वर्क है हेनरी फील्डिंग का, ठीक है, याद रखना, ये पेमेला के ऊपर पैरोडी है। तो ये भी आपका किस में आ रहा है? नॉवेल ऑफ सेंसिबिलिटी में, ठीक है। अ सेंटिमेंटल जर्नी ट्रिस्टम सेंट्री का हो गया, लॉरेंस, जो ट्रिस्टम सेंट्री जो है लॉरेंस स्टर्न का हो गया, और ये सेंटिमेंटल जर्नी भी इन्हीं का है, ठीक है। मैन ऑफ फीलिंग्स, ये हैनी मैकेंजी है, मैकेंजी है, ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के राइटर हैं, ये हैनी मैकेंजी ऑस्ट्रेलिया के राइटर हैं। बाकी प्लेज इसमें है द कॉन्शियस लवर हो गया, रिचार्ड स्टील का, ये सेंटिमेंटल कॉमेडी में आता है, ठीक है। द वेस्ट इंडियन रिचार्ड कम्बरलैंड है। और बाकी पोएम्स आप यहाँ पर सेंसिबिलिटी देख सकते हैं, एग्जाम्पल दे रखा है ना मोरिया। वैसे ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब नेट वाले पढ़ें, जो नेट कर रहे हैं उनको ये सब पढ़ना डिटेल में, जैसे कि ट्रिस्टम सैंडी वगैरह हो गया है, ये सेंटिमेंटल जर्नी, ट्रिस्टम सैंडी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉरेंस स्टर्न का है। हाँ, अब इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि ये वो टाइम है जब सबसे ज़्यादा नॉवेल्स इसी सेंचुरी में लिखे जाने लगे थे, ठीक है। इसमें आप देखें, फोर व्हील्स देख भी लो, फोर व्हील्स में कौन आएगा? चलो बताओ भाई, आज तक का सबसे फेमस प्रश्न है, फोर व्हील्स ऑफ नॉवेल कौन कौन है? बताओ। हार्डी कैसे आ जाएंगे? नहीं, देखो इसका देख लो, हे स्मार्ट सन, कैसे करेंगे? हे का मतलब हेनरी फील्डिंग, हेनरी फील्डिंग हो गया, ठीक है। स्मार्ट का मतलब टोबियस स्मॉलेट, ठीक है। और आर्ट का मतलब लॉरेंस स्टर्न, ठीक है, ये भी इसी में आते हैं। एक मिनट, लॉरेंस स्टर्न, और लास्ट का आपका जो बचा है वो है सन, यानी सैमुअल, बताओ, रिचर्डसन, ये में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दीज आर द फोर वेल्स ऑफ नॉवेल ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा नॉवेल्स लिखे थे, नोट कर लो कहीं पर, कलम रखा है वहाँ, नोट कर लो। दोबारा वीडियो देखना पड़ेगा आपको, देखना चाहो तो बाद में देख लेना, तब तक मैं रेस्ट कर लूँ जरा 1 मिनट, देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो आप। हेनरी फील्डिंग, टोबियस स्मॉलेट, लॉरेंस स्टर्न, सैमुअल रिचर्डसन, ठीक है। अब मैं आपको नॉवेल बता ही रहा हूँ तो यहाँ पर और चीज़ समझ लो आप। इस टाइम पर जब मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाद में आपका आएगा भी, चलो आगे बताते हैं, आगे बताएंगे आपको। हाँ, अब यहाँ पर इसको करने से ग्रेव या यहाँ पर, चलिए पहले, अब ये आपका जो है बेसिकली अगस्टिन कम है। अगस्टिन एज में आपका केवल पोप महोदय जी हैं जो कुछ हैं, वो मैंने आपको बताया, द रेप ऑफ द लॉक लिखा है, ठीक है। मैन ये, हाँ, ये डेंसियार्ड भी हुआ है, तो ये सब इनके वर्क हैं। अब इसके बाद आप, मैं बता दे रहा हूँ, इसी में टेंशन ये शुरू होता है एज ऑफ सेंस एंड सेंसिबिलिटी में, और सैमुअल जॉनसन महोदय जी रहते हैं, उसमें आपका जेम्स की भी है, ठीक है। सैमुअल जॉनसन महोदय क्या भाई, कौन सी सन लिखी? 1755 में कौन सा वर्क है? द ऑक्सफोर्ड ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी के बाद आता है 1755 में लाइफ्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट पोएट्स, ये इनके हैं, ठीक है। हाँ, रिवीजन किया करो भाई। तो ये 1700 से लेकर क्या 1740 से लेकर 1740 से लेकर के 1800 तक रहता है। ये ट्रांजिशन क्या था देखो,
जैसे मान लो इधर आपका जो है बेसिकली न्यू क्लासिकल चल ही रहा था, ठीक है, और यहाँ पर ट्रांजिशन एज मैंने लिखा ही है, समझ लेना है ट्रांजिशन एज ही है, ठीक। तो मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया, ये लोग फोकस कर रहे थे एक बार इंडिविजुअलिज्म पर, ठीक है। अब यहाँ पर होगा द रोल ऑफ द पोएट, द रोल ऑफ द पोएट बोल रहे हो या फिर द स्टेट ऑफ द पोएट, खुद के बारे में कभी क्या सोचता है। अब इंडिविजुअलिज्म खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे डायरेक्टिक बहुत था, डायरेक्टिक लिटरेचर था यहाँ पर। अब यहाँ पर डायरेक्टिक नहीं बल्कि इमेजिनेशन पर और इमोशन पर ध्यान दिया गया था, ठीक है ना। इस टाइम पे क्या था, लिटरेचर ऑफ द टाउन था, लिटरेचर ऑफ द टाउन था, नहीं था, शहर के लोगों के बारे में, उच्च क्लास के लोगों के बारे में सब कुछ देखा जा रहा था, है ना। अब यहाँ पर जैसे ही आपका होगा तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी सब्जेक्ट पर लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि हीरोइक कपलेट जो है अब धीरे धीरे क्या होगा, डिक्लाइंड होने लगा, डिक्लाइंड होने लगेगा। ड्रामा भी यहाँ क्या कर जाएगा, डिक्लाइंड कर जाएगा, हीरो कपलेट खत्म हो रहा है धीरे धीरे, ये ड्रामा डिक्लाइंड, ये हीरो कपलेट डिक्लाइन, ठीक, ये डिक्लाइंड हो जाएगा। अब ऑर्डिनरी सब्जेक्ट पर लिखा जाने लगा। यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल चीज़ें होती थी, अब यहाँ पर जो है एब्स्ट्रैक्ट फिलोसफी बिल्कुल नहीं होगी, है ना। अब यहाँ पर ये जो अपना जो लिटरेचर बहुत ज़्यादा डायरेक्टिव था, यहाँ पर लिटरेचर मतलब कैसा आएगा, तो यहाँ पर मेडाइवल लीजेंड्स आ जाएंगी, ठीक है, मेडाइवल पोइट्री रिवाइव करेगी, ठीक है। यहाँ की मेडाइवल जो है लीजेंड रिवाइव करेगी, यहाँ पर फॉक लिटरेचर आ जाएगा, प्राइमेटिव पोइट्री, ठीक है, जैसे कि आपका बैलेड आ जाएगा, इलेजी आ जाएंगी, बात समझ रहे हैं। ये इस टाइम पर कहीं इलेजी उलेजी था, ज़्यादा कुछ इलेजी था ही नहीं, सब अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देखो मेडाइवल पोइट्री का मतलब जो मिडिल इंग्लिश पीरियड में जो आपने देखा था, ठीक है, आर्थरियन लीजेंड वगैरह, वहीं पर जो बैलेड वगैरह वो सब अब रिवाइव करेगा। क्या बात समझ में आई। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर ह्यूमन काइंड वाला नहीं बल्कि नेचर वाला हो जाएगा, इमेजिनेशन पर, ठीक है, इमोशंस पर, है ना, स्पिरिचुअलिज्म पर, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स पर, सब पर फोकस किया जाएगा। और यहाँ पर वो चीज़ें थी नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपका जो टॉपिक रहेगा, यहाँ पर लिटरेचर था टाउन का, यहाँ पर आप देखेंगे धीरे धीरे कॉमेडी क्षेत्र का पहुँच जाएगा, ठीक है। जो इनका डेकोरम है वो पूरी ख़त्म हो जाएगा, सिंपल लैंग्वेज हो जाएगा, रस्टिक पीपल के बारे में लिखा जाने लगेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब यहाँ पर जो पोइट्री होगी वो मेडिटेटिव टाइप की हो जाएगी, मॉर्नफुल टाइप की हो जाएगी, है, बात क्लियर है। चलो अब आप यहाँ देखेंगे, अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि हु आर द प्रिकर्सर्स ऑफ प्री रोमांटिक एज या फिर ट्रांजिशन पीरियड। आपसे अगर ये प्रश्न बना दिया जाए कि इनमें से कौन सा प्रिकर्सर रोमांटिसिज्म का नहीं माना जाता है या फिर प्री रोमांटिक टाइम का नहीं माना जाता है, तो या फिर माना जाता है, तो क्या बताएंगे आप। तो आपको पता होना चाहिए इसमें आपके जो सबसे ज़्यादा हैं, जैसे मैं बता दे रहा हूँ, एक तो विलियम ब्लैक, बताते रहो, थॉमस ग्रे हो गए आपके, विलियम कॉलिंस, ठीक है, जेम्स थॉमसन, ठीक है, मैक जेफरसन, मैक जैफरसन, और बताओ
थॉमस पार्नेल हो गए आपके, ठीक है, रॉबर्ट ब्लेयर हो गए आपके, ये सब इसी में आएंगे, ठीक है। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसी में आपका आता है ग्रेवयार्ड पोएट्री। ग्रेवयार्ड पोएट्री का मतलब कुछ ऐसे राइटर्स हैं जिन लोगों ने चर्च यार्ड में अपनी पोएम्स तो लिखा है, या फिर जिनकी पोएम जो हैं वो बेसिकली मौनफुल हैं, ठीक है, या फिर बहुत ही मेडिटेटिव टाइप की हैं। हाँ 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 वही, उसमें आपके थॉमस ग्रे तो आते हैं, उसको हम लोगों ने इंटर में पढ़ा भी है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर है, यहाँ समझ गए, ये प्रिकर्सर हैं तो प्री रोमांटिसिज्म के। जैसे आप देखेंगे ओलिवर गोल्डस्मिथ का वर्क है द विलेज, द डिजर्टेड विलेज, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा पूरा। जैसे इसका है सीजन्स, जेम्स थॉमसन का सीजन वर्क है। मैकफर्सन का है ओसिरिस, मतलब ओसिनिस करके उनका कलेक्शन है पोएम का, उसमें आपको देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ देखते हैं। तो भाई ग्रेवयार्ड पोएट्री क्या है? ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्स refers to a group of 18th century poets whose works dealt with the themes of death, sorrow and mortality। ग्रेवयार्ड का नाम ही देखो, चाहे आप तो समझ लो गंभीरता वाली बात है। तो ये लोग किस बात करते हैं? या तो डेथ पे बात करेंगे, डेथ होगा तो ऑब्वियसली सॉरो भी होगा, और व्यक्ति की मोर्टालिटी पर बात, ठीक है। बिल्कुल, मतलब ये क्या बनेगा, ये तो अंडरस्टूड है, इस पे बनाएंगे नहीं। अगर कहीं ग्रेवयार्ड लिखेगा तो कॉमन सेंस होगा तब भी लगा देगा, तो इतना सरल क्वेश्चन नहीं बनाएंगे पेपर में। तो ये जान ना, ये सब चीज़ें नहीं पूछेंगे, इतना सरल कभी नहीं आता है। अब चाहे ग्रेवयार्ड वाला है, आज कवर ओवर कब्रिस्तान के बारे में लिखेगा तो लिखेगा, खुद है करके लिखेगा, तो वो तो अंडरस्टूड है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए ओपन सेट इन अ ग्रेवयार्ड, इनकी मोस्टली पोएट्री कहाँ सेट है? ग्रेवयार्ड में सेट है, इसीलिए, ठीक है। दूसरा, ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री इनकॉर्पोरेटेड मेलैंकोली एंड एक्सपेंडेड द रेंज ऑफ इमोशंस। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? मेलैंकोलिक मूड होता है, ठीक है, मेडिटेटिव होते हैं, मौनफुल होते हैं, वही चीज़ें इसमें हैं, दी गई है। इसमें आपके राइटर से आपको याद रखने हैं कौन कौन से ग्रेवयार्ड पोएट्स हैं और उनकी पोएम कौन कौन सी। जैसे देखिए द नाइट पीस ऑन डेथ, ये थॉमस पैर्नल का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब नाम। दूसरा है द ग्रेव, ये वर्क किसका है? रॉबर्ट ब्लेयर का है, ठीक है। और नाइट थॉट्स, ये वर्क किसका है? एडवर्ड यंग का है। जो नेट वाले हैं वो डेट भी याद रखें, हमको केवल नाम याद रखना है। हमसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि विच इज़ नॉट अ ग्रेवयार्ड पोएट, बस खत्म। तो आपको याद रखना है कि भैया पैर्नल आपके हैं, यंग आपके हैं, रॉबर्ट ब्लेयर हैं और थॉमस ग्रे हैं। और इस टाइम पर आपको पता है कि पिंडेरिक ओड का भी रिवाइव हुआ था। पिंडेरिक ओड, थॉमस ग्रे का नाम बताओ, पिंडेरिक नाम बताओ, थॉमस ग्रे ने लिखा हो। तो इनके वर्क का नाम है द बार्ड, द बार्ड हो गया, और द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी, द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी, ठीक है। दो वर्क हैं, इसको एमए में तो पढ़े होंगे। अब ये मेजर पोएट्स हैं अगस्टन एज की, यहाँ पे नाम लिखे। जॉर्ज क्लिफ का इनका भी कहाँ गए, विलेज करके उनका वर्क है। रॉबर्ट बर्न्स, ऐसा कौन सा राइटर है जिसको पीजेंट पोएट बोला जाता है? याद रखना, इसको क्या बोला जाता है? पीजेंट पोएट्स बोला जाता है। और थॉमस पैर्नल को सबसे ज़्यादा गंभीर ग्रेवयार्ड पोएट बोला जाता है, ठीक, याद रखना ये बात। हाँ वही है। और विलियम ब्लेक तो आप जानते हैं, ये प्रिकर्सर हैं ये। बाकी ये आपके मेजर नॉवेलिस्ट हैं उस टाइम के हैं। नॉवेलिस्ट में देखिए जोनाथन स्विफ्ट का है ए टेल ऑफ टब, अ टेल ऑफ टब, इनका वर्क इनने योगदान दिया है। डैनियल डॉफ का हमें पता है, ठीक है। इनका जो एक वो आता है रिव्यू मैगजीन इनका है, ठीक है, पीरियोडिकल। बाकी इनका वर्क है द रोबिंसन क्रूसो। रिचर्डसन का क्लैरिसा और पेमेला हम लोगों ने देखा ही। अच्छा, पेमेला के बारे में एक आपने नाम सुना होगा, एक टर्म आता है इपिस्टर्ली नॉवेल। इपिस्टर्ली नॉवेल क्या होते हैं? एम.एच. अब्राहम की किताब में इपिस्टर्ली नॉवेल्स एक टर्म है, टाइप ऑफ नॉवेल। जैसे आप सेंटिमेंटल नॉवेल देखते हैं, ठीक है, आप अभी हम आपको गोथिक नॉवेल्स बताएंगे, हिस्टोरिकल नॉवेल्स बताएंगे। इपिस्टर्ली नॉवेल का मतलब नॉवेल इन सीरीज ऑफ लेटर्स, बस समझ में, सीरीज ऑफ लेटर्स होते हैं। और पेमेला जो है सीरीज ऑफ लेटर्स है। इसलिए प्रश्न पूछ लिया गया था कि विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इपिस्टर्ली नॉवेल, तो पेमेला इज एन एग्जाम्पल ऑफ इपिस्टर्ली नॉवेल बिकॉज इट इज़ इन सीरीज ऑफ लेटर्स, ठीक है ना। चलो वेरी गुड।
और बाकी लॉरेंस स्टर्न के बारे में हम लोगों ने देखा था, ट्रिस्टम सेंडी या सेंटिमेंटल जर्नी करके वर्क उनका है। तो अभी स्मॉलेट, ये सब हमने बात करी ली थी। मेजर प्रोज राइटर कौन है? एडिशन महोदय हैं, रिचर्ड स्टील हैं और आर्बुथ नोट हैं। अब पर एक चीज़ देखो, हमने आपको बताया था इस टाइम पर जो आपका ट्रांजिशन पीरियड है, इसमें आपका गोथिक नॉवल स्टार्ट हो जाता है। गोथिक नॉवल। तो मुझे ये बता दो जरा कि गोथिक नॉवल क्या होता है। इसका जो सेटअप होगा ना, एटमॉस्फेयर, वो बहुत ज़्यादा ग्रीम होगा, फियरफुल होगा, वायलेंस होगा, हॉरर होगा, फियर होगा, ठीक है, ये होता है इसमें। तो गोथिक नॉवल का फादर किसे बोला जाएगा? हु स्टार्टेड द गोथिक नॉवल? होरेक वालपोल का वर्क है द कैसल ऑफ ओट्रेंटो। द कैसल ऑफ ओट्रेंटो, ठीक है। इसका द फादर ऑफ गोथिक नॉवल, याद रखना। अगर प्रश्न आ जाए कि हु इज द फादर ऑफ गोथिक नॉवल, तो होरेक वालपोल हो जाएंगे। इनका वर्क है द कैसल ऑफ ओट्रेंटो। मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिख दे रहा हूँ गोथिक नॉवल के, आप चाहें तो उसको नोट कर लीजिए, अपना चाहे वीडियो रिकॉर्ड हो ही रहा है, बाद में लिख लीजिए। एग्जाम्पल्स ऑफ गोथिक नॉवल। गोथिक नॉवल, अब नंबर 1 पे यहाँ लिख दे रहा हूँ, जैसे आपका हो गया होरेक वालपोल। होरेक वालपोल का वर्क हो गया द कैसल ऑफ ओट्रेंटो। द कैसल ऑफ ओट्रेंटो, ठीक है। दूसरा हो गया आपका यहाँ पर क्लारा रीव। क्लारा रीव, इनका वर्क है द ओल्ड इंग्लिश बैरोन। द ओल्ड इंग्लिश बैरोन, बैरोन हो गया, ठीक है। तीसरा हो गया लुइस। लुइस का वर्क है द मॉन्क, ठीक है। चौथा वर्क हो गया एन रेडक्लिफ। द मिस्ट्री ऑफ ओडोल्फो। द मिस्ट्री ऑफ ओडोल्फो, ठीक है। दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ गोथिक नॉवेल्स। अब मुझे आप बताओ, चार्ल्स डिकेंस का ऐसा कौन सा नॉवेल है जिसे आप गोथिक नॉवेल की कैटेगरी में रखना चाहेंगे? अगर पता है तो बताइए, वरना फिर जो लोग लाइव देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। इन विच चार्ल्स डिकेंस नॉवेल डू यू फाइंड द एलिमेंट्स ऑफ गोथिक नॉवेल? इफ यू नो द आंसर देन कमेंट, इफ यू डू नॉट नो द आंसर इवन देन कमेंट। है कि हाँ, बताओ। नहीं पता? चलो कोई बात नहीं। ये प्रश्न पूछ गया था, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, उसको सर्च करना दोबारा। चार्ल्स डिकेंस का ऐसा कौन सा नॉवेल है जिसमें गोथिक नॉवेल के फीचर्स हैं? अब नॉवेल्स पढ़ाऊंगा तो बिल्डंगस, रोमन नॉवेल, एपिस्टोलरी नॉवेल, हिस्टोरिकल नॉवेल, है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन, अब हिस्टोरिकल नॉवेल का नाम आ गया तो बताओ, हु इज द फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल? जल्दी बताओ, हिस्टोरिकल नॉवेल का फादर। वॉल्टर स्कॉट। वॉल्टर स्कॉट इज द फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल। और इनका एक वर्क है इवान हो, ठीक है। रिचर्ड सेकंड की उसमें रिचर्ड की कहानी है उसमें। अच्छा, अब ये क्वेश्चन बताओ, अगर ये पूछ ले जाए हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल, तब चैथलैम ने कौन से लिख दिया? बताओ। हेनरी फील्डिंग महाराज। हेनरी फील्डिंग इज द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल, तो अपना हेनरी फील्डिंग भी लिख लो। हेनरी फील्डिंग इज द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल, ठीक। चलिए, तो
ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हम लोगों ने आज ऑगस्टाइन एज के बारे में, फीचर्स के बारे में, लिटरेरी ट्रेंड के बारे में, राइटर्स के बारे में, उनके वर्क्स के बारे में जाना। उसके बाद हम लोगों ने एज ऑफ सेंसिबिलिटी को पढ़ा, उसके राइटर्स, उसके वर्क के बारे में जाना। और फिर हम लोगों ने ट्रांजिशन एज को भी देखा, उसमें जितनी सारी चीज़ें आई, जो भी की पॉइंट्स है उसको फोकस किया गया। अब इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चनायर, जो बना के मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपने इसको पढ़ा है, इसको पढ़ने के बाद आप तुरंत जो मैं क्वेश्चनायर अभी देने वाला हूँ उसको आपको लगाना है और वैल्यूएट करना है कि आपको कितना पता है, कि वो क्वेश्चंस में ये हैं जो यूजीसी नेट या फिर अन्य किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है जी, तो बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।